अब हम लोग ग्लास के प्रॉपर्टीज में अगले प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। यह है डीविक्टिफिकेशन। डीविक्टिफिकेशन क्या होता है? डीविक्टिफिकेशन एक क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना है। ग्लास में जब क्रिस्टलाइजेशन अकर होता है तो ये डीविक्टिफिकेशन कहलाता है। डीविक्टिफिकेशन क्या होता है कि जब ग्लास में क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना अकर होता है तो ये डीविक्टिफिकेशन कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि ग्लास जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप लोग एक टर्म को पहले भी जानते होंगे, विक्टिफिकेशन। विक्टिफिकेशन क्या होता है कि ये एक डेंसिफिकेशन का प्रोसेस था जिसमें एक मेल्ट को फॉर्म किया जाता था हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद ये सडन कूल किया जाता था जिससे कि ग्लासी फेज बनता था। तो ये टर्म विक्टिफिकेशन जो कन्वर्ट हो गया है ये है डीविक्टिफिकेशन। डीविक्टिफिकेशन में क्या होगा कि जो ग्लास फॉर्म हो रहा था और जो एमॉर्फस स्ट्रक्चर था वो अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देगा। उसका जो है क्रिस्टलाइजेशन अकर हो जाएगा, तो ये कहलाता है, ये पूरा का पूरा इवेंट कहलाता है डीविक्टिफिकेशन। डीविक्टिफिकेशन यदि किसी ग्लास में अकर हो जाता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो अपने ट्रांसल्यूसेंसी को लॉस कर जाता है और जो डीविक्टिफाइड ग्लास होता है वो ग्रेइश कलर का हो जाता है। हमारा पर्पस जो होता है ग्लास बनाने में वो होता है एमॉर्फस ग्लास बनाना, लेकिन यदि उसमें किसी वजह से क्रिस्टलाइजेशन अकर हो जाता है तो वो अपने ट्रांसल्यूसेंसी को लॉस कर जाता है ग्लास, और साथ ही साथ जो ये ग्लास होता है वो वाइट या ग्रे कलर का फॉर्म कर जाता है। डीविक्टिफिकेशन ग्लास में सरफेस साथ ही साथ उसके इंटरनल बॉडी में भी अकर हो जाता है, लेकिन सबसे मोस्टली कॉमन जो डीविक्टिफिकेशन देखने को मिलता है या क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है वो हमें सरफेस पर मिलता है। सरफेस पे मिलने का रीज़न ये होता है कि सरफेस जो है वो पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्रिस्टलाइजेशन का। सरफेस का जो एटम होता है वो बहुत आसानी से अपने इनिशियल पोजीशन पर चले जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस होता है क्रिस्टलाइजेशन होने का। क्रिस्टलाइजेशन होने से क्या होता है कि ग्लास में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जल्दी जल्दी एटम्स अपने इनिशियल पोजीशन पर जाने लगते हैं, इसीलिए जो है ग्लास में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेशन से। डीविक्टिफिकेशन जो है वो नंबर ऑफ वेज से, नंबर ऑफ रीजन से हो सकते हैं। कई तरह के रीज़न होते हैं, जैसे कि इम्प्यूरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट, वैसे इम्प्यूरिटीज जो कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को इन्हांस करे, उसके वजह से भी डीविक्टिफिकेशन होता है। और जब हम लोग ग्लास रॉ मटेरियल को कीम में फायर करते हैं तो कीम में फायर करने के बाद इसको लिक्विडस टेम्परेचर पर ले जाते हैं या कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म करते हैं। लिक्विडस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जबकि जो रॉ मटेरियल्स है, जो मटेरियल्स है वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेज में होता है। तो जब कंप्लीटली लिक्विड स्टेज में होता है तो वो ये डीविक्टिफिकेशन जोन में होता है, और हम लोग यदि सफिशिएंट टाइम उसको उस
स्टेज पर प्रोवाइड करेंगे, उस स्टेज पर सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करेंगे, तो ये डीविक्टिफिकेशन जोन में चले जाता है। या हम लोग यदि उसको बहुत स्लोली कूल करेंगे, बहुत फास्ट कूलिंग नहीं करेंगे, तो ये डीविक्टिफिकेशन जोन में चला जाता है, जिसके के कारण क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर ग्रो करता है ग्लास के अंदर। जबकि हमारा पर्पस होता है कि ग्लास को एमोर्फस बॉडी बनाए रखना, लेकिन यदि हम लोग ग्लास मेल्ट को कूल बहुत स्लोली करेंगे तो बहुत आसानी से उसको एटम्स को अपने इनिशियल पोजीशन में जाने के लिए टाइम मिल जाएगा, जिसके के कारण क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाएगा। डीविक्टिफिकेशन जोन या डीविक्टिफिकेशन रेंज जो होता है किसी ग्लास के लिए नॉर्मली 1300 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और ये जो है ग्लास के कंपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ग्लास के कंपोजिशन के ऊपर डीविक्टिफिकेशन का रेंज डिपेंड करता है। किसी ग्लास का कंपोजिशन में बहुत आसानी से क्रिस्टलाइजेशन अकर हो जाता है, और किसी ग्लास में के कंपोजिशन में यदि कोई क्रिस्टलाइजेशन को रेजिस्टेंस करने वाला मटेरियल उसमें डालते हैं तो उसमें आसानी से डीविक्टिफिकेशन नहीं होता है। यदि ग्लास का बैच में बोरोन कंटेंट होता है तो वो जो है बोरोन डीविक्टिफिकेशन को रेजिस्टेंस करता है, वो ग्लास जो है वो बहुत आसानी से क्रिस्टल को फॉर्म नहीं करता। लेकिन जैसे ही यदि लाइम कंटेंट एक्सेस में यदि कोई भी ग्लास बैच में होता है तो हम लोग उसको कूल करते हैं, तो वो ग्लास का जो मेल्ट है बहुत धीरे धीरे कूल होता है, बहुत फास्ट कूलिंग नहीं हो पाता यदि हम लोग एक्सेस लाइम का यूज़ करते हैं। तो यदि कूल बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत स्लो कूलिंग होगा, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा कि डीविक्टिफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन का डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चांस रहेगा होने का। जब कूलिंग बहुत स्लो होगा तो डीविक्टिफिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो हम लोग इसीलिए लाइम के कंसंट्रेशन या लाइम के अमाउंट को भी कम रखते हैं, ताकि जब हम लोग कूल करें ग्लास के मेल्ट को तो बहुत स्लो कूलिंग नहीं हो, बहुत फास्ट कूलिंग हो, ताकि हम लोग को क्रिस्टलाइजेशन नहीं फॉर्म हो उस ग्लास के अंदर। तो ये था डीविक्टिफिकेशन और डीविक्टिफिकेशन का सिग्निफिकेंट और कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं, क्या क्या डीविक्टिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला है प्रॉपर्टी सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है? ये एक ग्लास का ऐसा टेम्परेचर है जबकि ग्लास स्लम्प कर जाता है या फॉल डाउन हो जाता है अंडर इट्स ओन वेट, अपने वेट के कारण ही ग्लास फॉल डाउन कर जाता है। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि उस विस्कोसिटी जहाँ पे 10⁷ पॉइज पर टेम्परेचर जब विस्कोसिटी 10⁷ पॉइज होता है तो उस पर उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर को हम लोग सॉफ्टनिंग पॉइंट कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी बढ़ता है, टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी घटता है, और विस्कोसिटी जब घटता है तो वो टेम्परेचर जहाँ पर कि विस्कोसिटी 10⁷ 7.6 पॉइज होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग
सॉफ्टनिंग पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ग्लास जो है वो ओन वेट के कारण फॉल डाउन होता है या स्लम्प होने लगता है। इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास फाइबर लेते हैं जो कि लेस देन 1 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, और इसको फर्नेस के अंदर रख देते हैं और फर्नेस के अंदर रख करके हीटिंग स्टार्ट करते हैं। हीटिंग स्टार्ट करने के बाद वो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं जहाँ पर कि ग्लास जो फाइबर है वो अपने डायमेंशन को चेंज करता है 1 मिलीमीटर पर मिनट के रेट पर। इस पर कि कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा जो वेट है अप्लाई नहीं किए, सेल्फ सस्पेंडेड है ग्लास फाइबर। तो इस रेट को जब अचीव कर लेता है तो वो टेम्परेचर सॉफ्टनिंग पॉइंट कहलाता है। और उस टेम्परेचर रेंज पर जो विस्कोसिटी होती है वो 10⁶ पॉइस होता है। ये देखो, ये विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर देखो डिक्रीज कर रहा है 2700 फ़ारेनहाइट, 2500 फ़ारेनहाइट, तो 700 फ़ारेनहाइट तक है। तो जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं सोडा लाइम ग्लास के लिए, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है और बॉटम टू टॉप जा रहा है। तो 10⁻⁻1, 10⁻3, 5, 7, 9, 10⁻11, 10⁻13। तो विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो देखो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो मेल्टिंग जो रेंज होता है वो उसमें विस्कोसिटी 1 से लेके 10 तक होती है। इसके बाद कंडीशनिंग जोन का विस्कोसिटी होता है। और ये देखिए सॉफ्टनिंग जोन का विस्कोसिटी है, ये 10⁻7 के आसपास का विस्कोसिटी होता है। और ये फॉर्मिंग जोन का विस्कोसिटी। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है। या हम लोग कहें यदि टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देखिए राइट से लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो विस्कोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करती है। तो ये था कि सॉफ्टनिंग पॉइंट पर हम लोग विस्कोसिटी जो है 10⁻7.6 पॉइस के आसपास होता है। ये ग्लास के कंपोजिशन के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो उस पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर कि उस टेम्परेचर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर कि जो ग्लास फाइबर है वो इट्स ओन वेट के कारण 1 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिफॉर्म होता है। और उस टेम्परेचर को हम लोग सॉफ्टनिंग टेम्परेचर कहते हैं।